मेरे प्यारे मित्रों, माताओं व बहनों और भाइयों, आज के इस आर्थिक न्याय के कार्यक्रम में सभी बंधुओं का, बहनों का सादर नमस्कार, अभिवादन। हमारा प्रयास यह है कि लोकतंत्र की जो परिभाषा हमारे सामने रखी गई है उसका वैसा सुंदर परिणाम आज तक सामने नहीं आया। संविधान निर्माताओं ने बार बार जब यह कहा था कि यह भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, तो हम भी आश्वस्त थे कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, आगे आने वाली सारी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है। किंतु जब आज की भयावह स्थिति को देखते हैं तो क्या हमारा यह विश्वास मजबूत होता है या खंडित होता है? और यदि देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आशा व्यक्त की थी कि यह संविधान यदि अच्छे लोगों के हाथ में पड़ा तो भारत का भविष्य सुखद होगा, लेकिन यदि दुष्टों के हाथ में पड़ा तो यह सबसे खराब संविधान सिद्ध होगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं। अब भीमराव अंबेडकर जी तो हमारे सामने हैं नहीं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने अगर इस देश के संविधान को इस लायक बना दिया होता कि इसमें कोई एक भी घटिया आदमी सत्ता को छू भी नहीं सके, तो भारत का भविष्य सुरक्षित रह जाता कि नहीं। और आज भी उसी कमी के कारण आज समाज में, राजनीति में, समाज नीति में और अर्थनीति के क्षेत्र में जो लोग सत्ता पर काबिज दिखाई पड़ रहे हैं वही भारत की जनता को लूट रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं और देश का आम आदमी लोकतंत्र की आशा में पीढ़ी दर पीढ़ी निराश होता जा रहा है। न इसको न्यायपालिका से न्याय मिलता है, न विधायिका कोई अच्छा कानून बनाती है, न ही कार्यपालिका उसके अनुरूप कार्य करती हुई दिखाई पड़ती है। सत्ता और विपक्ष घटिया लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी उसको देख रहा है। चुनावों के मौके पर यह दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इधर देश में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ बजट सत्र चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि यदि इन अवसरों पर भी, जिसे लोकतंत्र का महातीर्थ कहा जाना चाहिए, वह आशा क्या देश की जनता को बंध रही है? और यदि नहीं तो मैं नाम लिए बिना यह कहना चाहता हूं कि कुटिल अंग्रेजों ने पूरे देश की जनता को मूर्ख बनाकर यह संविधान जो हमारे सिर पर थोपा है, अंततः इसे छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। मैं बहुत ही संयत शब्दों का प्रयोग करते हुए आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं। आप एक देश की बात करें या दुनिया की बात करें, आप कहीं पर भी देख लीजिए, सबको न्याय चाहिए। और आज की स्थिति क्या है? हर आदमी कह रहा मैं अन्याय का शिकार हूं। सत्ता में बैठे लोग अपनी बात से संतुष्ट नहीं हैं, अपने अधिकारों से संतुष्ट नहीं हैं, और विपक्ष में जो लोग खड़े हैं वो सारा आरोप सत्ताधीशों पर लगा रहे हैं। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि हम कहना चाहते हैं कि विपक्षी दुश्मन नहीं होते, वे भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी के इन शब्दों से सहमत तो हूं,
लेकिन राहुल गांधी जी बताएं, क्या कांग्रेस में आज जो लोग सत्ता से किनारे दिखाई पड़ते हैं, तो उनका यह वनवास उन्हीं के कुकर्मों का परिणाम है या नहीं? यह बहुत गंभीर बात है और इसका उत्तर राहुल गांधी जी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी ने एक बार पहले भी यह बात कही थी। लोकसभा के आम चुनावों के समय उन्होंने जो नारा दिया था आर्थिक न्याय का, जो न्याय की परिभाषा उन्होंने बताई थी, और देश के 25% गरीब लोगों को 90,000 रुपया प्रति परिवार दिए जाने की बात कही थी, और मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ था कि चलो किसी के द्वारा भी यह बात सामने आई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष पत्रकारों का सामना नहीं कर पाया। कांग्रेस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और राहुल गांधी जी ही अकेले पड़ गए, और उसी समय भाजपा ने उनके ऊपर कठोर वार किया और राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध करने का प्रयास किया, सिद्ध कर दिया। और देश में राहुल गांधी की जो छवि बनी, किसी योग्य नेता की नहीं, बल्कि महामूर्ख जो अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानता, यह छवि बनाई। भाजपा के द्वारा राजनीतिक युद्ध में यह बात कहना तो ठीक था, लेकिन आज भी कांग्रेस अपने इस चिंतन के ऊपर कभी भी गंभीरता से सोची नहीं है। यह मेरा आज भी आरोप है। लेकिन अगर समय पर कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता का साथ दिया होता और 90,000 रुपया देश के 25% गरीबों को ही दे दिया होता प्रति वर्ष लाभ के रूप में, सहायता के रूप में, तो लोकसभा में जो दृश्य आज है कांग्रेस का, ठीक इससे उल्टी स्थिति होती। भाजपा को मजबूर होकर कांग्रेस की इस नीति के विरुद्ध कुछ बात कहनी पड़ती। अब वो बात क्या होती, यह कल्पना है। कांग्रेस ने अगर 90,000 रुपए प्रति माह 25% गरीब लोगों की बात कही थी, तो मैं कहता भाजपा आधे लोगों की बात कर देती। एक 90,000 की बजाय 1.5 लाख रुपए सालाना की बात कर देती, तो बात और आगे बढ़ती। और हम तो लगातार यह बात कह भी रहे हैं कि आज देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप ऐसा बहुत आसानी से बन सकता है कि केवल मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर देश के हर नागरिक को प्रति माह कम, मैं प्रत्येक व्यक्ति की बात कह रहा हूं, मैं परिवार की बात भी नहीं कह रहा हूं, यह देश के सभी नागरिकों जन्म से मृत्यु तक बहुत आसानी से दिया जा सकता है, लाभांश दिया जा सकता है। और मैं भारत के ही नहीं पूरे विश्व के अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि मेरी बात सही है, और आप जो पूंजीवाद का संरक्षण कर रहे हैं यह समाज के साथ धोखा है। और इस धोखे में सबसे बड़ी फेमस समाचार एजेंसी बीबीसी लंदन, वह भी दुर्भाग्य से इसी षड्यंत्र में शामिल है, और इसका कारण मैं अनेक बार कहता रहा हूं। तो भाइयों, जो समाज का दर्द है, जो दुख है, वह तो स्पष्ट है, और इन अमीरों की संपत्ति पर कोई भी कर लगाने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी कितनी ही आलोचना कर ले भी इसकी भाजपा की, लेकिन वो आज भी यह कहने को तैयार नहीं कि गोपनीयता खत्म करिए, पारदर्शिता के बिना कोई लोकतंत्र नहीं होता, और जब तक नागरिकों को अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं मिलती, लाभांश नहीं मिलता, तब तक लोकतंत्र नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और जो लोग
लाभांश देने को तैयार नहीं है। मैं उनको यह कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आज जब तक यह समाज का अत्यंत अभावग्रस्त व्यक्ति शांत बैठा हुआ है, तब तक आप सुरक्षित हैं। और जिस दिन यह मरने मारने पर उतारू हो गया तो आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप सबके न्याय का रास्ता क्यों नहीं खोलते? यह बहुत ही दुखद बात है। आपको खुला तर्क करना चाहिए, लोकसभा में उसके ऊपर उचित बहस होनी चाहिए। और जब तक यह बहस नहीं होती, हमारा यह प्रयास चलता रहेगा। अमीरी रेखा बनाने की बात हम करते रहेंगे और गरीबी रेखा नहीं, अमीरी रेखा जिस दिन बन जाएगी उस दिन भारत का भाग्य बदल जाएगा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए न्याय हेतु निवेदन करता हूं। जय जय जगत, जय भारत, जय भारत माता की जय हो, सबका कल्याण हो। नमस्कार।